आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे जैसे ही मेरा, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसी में लिटरेरी टर्म्स की सबसे ऊपर प्लेलिस्ट है, तो 6 वीडियो उसमें दिखाएगा। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी, तो चैनल जैसे ही आप मेरा ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा रहेगा ऊपर, जैसे कि यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी, तो प्लेलिस्ट लिखा रहता है। वहाँ पे आप खोलेंगे तो जो लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज नोन एज। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग यानी कि दूसरों की भावनाओं को जानना, उनको समझना। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, यानी उस भाव को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पैथी। ऑप्शन ए एम्पैथी। 3 वर्ड होते हैं, एम्पैथी, सिंपैथी और एपैथी। एपैथी होता है कि जिसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दूसरे की चाहे जो भी समस्या हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एपैथी। सिंपैथी क्या होता है कि कोई इंसान दुखी है तो उसको देख करके मन में एक दुख की भावना आएगी, तो उसको सिंपैथी कहते हैं। लेकिन सिंपैथी में ये नहीं होता कि हम जाके उसकी समस्याओं को समझें या उसको निराकरण करने की कोशिश करें, लेकिन एम्पैथी में उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसको अच्छे तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों वर्ड इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, जो कि एथिक्स में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंस एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ द पोएम टू द नेक्स्ट लाइन इट इज़। तो ये होती है इंजेम्बेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका अर्थ जो होता है, टेक्निकली इसका मीनिंग जो होता है स्ट्राइडिंग ओवर। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जॉन डन थे, जो पोएट जॉन डन थे, उन्होंने इंजॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। उनकी एक कविता है द गुड मैरो, तो उसमें इंजॉयमेंट का काफ़ी प्रयोग उन्होंने किया है, जॉन डन ने। नेक्स्ट है, आई प्रिफर टू डिवाइड एपिक इनटू प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक, the adjective being purely chronological and implying no judgments of value. The secondary here means not the second rate, but what comes later and grows out of the primary, who divide the epic into primary epic, secondary epic here. तो देखिए, पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि ये सेकंड प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक में डिवाइड किसने किया है। तो सी एस लुइस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक में डिवाइड किया है सी एस लुइस ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी एपिक क्या होता है? सेकेंडरी एपिक में होता है जो प्राइमरी एपिक से आगे बढ़ के उसी प्राइमरी एपिक पे ही होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ नई चीज़ें आगे हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, कम्स लेटर एंड ग्रोज आउट ऑफ द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी से ही आगे आता है और जो चीज़ें आती हैं बाद में आती हैं प्राइमरी के बाद में। तो इस तरह से यहाँ से नया मीनिंग लिखेगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी एपिक इज नोन एज, तो इसको जानते हैं लिटरेरी एपिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेकेंडरी एपिक है ये लिटरेरी एपिक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी एपिक के, जैसे कि द डिवाइन कॉमेडी, द एनीड, पैराडाइज लॉस्ट, ये कुछ सेकेंडरी एपिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, अ कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। तो देखिए, कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, तो इसको बोलते हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ का हिंदी मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि कोई भवन या प्रतिमा पर शिलालेख या किसी पुस्तक का प्रस्तावना अभिलेख। जैसे कि संविधान है तो संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना क्या होती है कि संविधान में आगे क्या दिया गया है, तो उसी तरह से एपिग्राफ होता है, और जो कि बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, यानी किसी भी जो लिखा गया उसकी शुरुआत है, उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मैन having to advise the public may speak free, which he who can and will deserves high praise, who neither can nor will may hold his peace,
what can be juster in a state than this? This is the quotation translation on the title page of Areopagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. This quotation is from Euripides' ancient Greek play The Suppliants, also called the Suppliant's Maidens or the Suppliant Woman, by which literary terms is quotation known as. तो ये जानी जाती है एपिग्राफ के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कोटेशन है ये एरियोपेजिटिका से ली गई है और ये सवाल बन सकता है एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट है इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच ऑफन इन वर्स विच इज़ एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। तो ये सब जानते होंगे, ये होता है एपिलॉग, लास्ट में ऑडियंस को एड्रेस करता है एक्टर, तो उसको बोलते हैं एपिलॉग। Next, it is an experience of sudden and striking realization. In Christianity, it refers to a realization that Christ is the Son of God. It reveals the manifestation of God's presence. Western churches celebrate the visit of the Magi as a revelation of the incarnation of the infant Christ. They celebrate it on a January 6. It is, तो ये होता है, ये क्या होता है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है एपीफेनी। इनमें से कोई नहीं होगा, एपीफेनी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एपीफेनी। नेक्स्ट, सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज इज नोन एज। तो जो शादी के दौरान सम्मान में जो गीत या कविताएं गाई जाती हैं उसको बोला जाता है एपिथैलेमियम पोएम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टम्बल स्टोन और मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन बरीड इज नोन एज एपिटैफ, while an adjective or phrase which expresses a quality or attribute is regarded as characteristic of a person or things mentioned is, तो इसको बोलते हैं एपिथेट। ऑप्शन ए। तो एपिटाफ और एपिथेट में अंतर क्या है? एपिटाफ क्या होता है कि जहाँ पे कोई इंसान को बरीड किया गया है तो उसके ऊपर जो टॉम्ब होता है, मॉन्यूमेंट होता है, उसको एपिटैफ बोलते हैं। और उस पर जो उस व्यक्ति के संदर्भ में, उसके गुणों के संदर्भ में, उसके एट्रीब्यूट के संदर्भ में उसको रिगार्ड करते हुए जो उसकी विशेषताएं हैं चरित्रगत वो लिखी जाती है, उसको बोलते हैं एपिथेट। नेक्स्ट है द वर्ड एसआई हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एसआई, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब होता है अटेम्प्ट। ऑप्शन ए, यानी कि कुछ लिखने का प्रयास करना। तो ये फ्रेंच वर्ड है एसआई, उससे लिया गया है ऐसे को। नेक्स्ट है हु कॉइंड द वर्ड एसआई, तो मोंटेन थे, इन्होंने इसको कॉइंड किया है, ये फ्रांसीसी फिलोसफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेमिज्म इज एन एलिजेंट एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल, यानी कि जो इफेमिज्म है ये एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल है। इट इज़ मार्क्ड बाई एक्सेसिव यूज ऑफ वेलेंस, एंटीथीसिस एंड अल्ट्रेशन एंड बाई फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सिमिलीज ड्रॉन फ्रॉम माइथोलॉजी एंड नेचर, जो कि माइथोलॉजी और नेचर से ली गई हैं और जिसमें एक्सेसिव यूज हुआ है बैलेंस का, एंटीथीसिस का, अल्ट्रेशन का और सिमिली का। It is also used to denote artificial elegance. It was derived from name of character in the prose romances Ephus, The Anatomy of Wit, and Ephus and His England 1580 by the English author. तो ये name the English author, तो ये इंग्लिश ऑथर थे जॉन लिली, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे एलिजाबेथन पीरियड में, उन्हीं में से एक थे ये। नेक्स्ट कॉमेडी करेक्टराइज्ड बाय अ ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रॉपेबल सिचुएशन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं फार्स। यानी कि कॉमेडी करेक्टराइज होती है बाय ब्रॉड सटायर इम्प्रॉपेबल सिचुएशन में, तो उसको फार्स बोलते हैं। विच नोवेल इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर ऑफ ए साइंस फिक्शन, तो मैरी सेली के फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथेस को प्रिकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है फैंडी सिकले इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है एंड ऑफ द सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
2021 के टीजीटी पेपर में पूछा गया था, कार्प डायम। तो यहाँ से इस तरीके से सवाल बन सकता है, इसका मतलब भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है एंड ऑफ सेंचुरी। बिलियन कॉलेल ब्रायंट, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, ओलिवर विंडफेल होम्स, जेम्स रसेल लोवेल एंड जॉन वाइटर आर नोन एज। तो ये फायर साइड पोइट्स ऑफ यूएस इनको बोला जाता है। इनके नाम आपको याद रख लेने हैं और इनमें से एक को भी लिख के पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन है। आज पीकॉक बहुत बोल रहा है तो सॉरी, उसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। दिस टर्म इज दिस टर्म इज यूज्ड फॉर करेक्टर हु एक्ट्स एज अ कंट्रास्ट टू अनदर करेक्टर, इट इज। तो ये बोला जाता है फॉयल, ऑप्शन ए। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फुल स्केप पेपर इज फोल्डेड वंस रिजल्टिंग इन टू लीव्स 4 पेजेस। तो ये होता है फोलियो, ऑप्शन ए। Next, it is a short narrative in a prose or unknown authorship. It has been transmitted orally. It belongs to the oral tradition. It is known as। तो ये होती है folk tale। देख लेते हैं थोड़ा सा। शॉर्ट नरेटिव होती है और जिसका जो लेखक है उसकी पहचान नहीं होती, वो अननोन होता है। और इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड ऑरली, यानी कि ये मौखिक रूप से ट्रांसमिट की जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऑरली ट्रांसमिट की जाती है। इट बिलोंग्स टू द ऑरल ट्रेडिशन, जो कि मौखिक कहानियों परंपराओं से रिलेटेड होती हैं। तो इनको बोलते हैं फॉक टेल यानी लौकिक कहानियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 20 क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। कल फिर मिलते हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में व अन्य ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सुधार की ज़रूरत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी कमी आपको लगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे प्लेलिस्ट के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सबसे ऊपर लिटरेरी टर्म्स की वीडियो है वो मिल जाएगी। सबके नाम दिए अलग अलग प्लेलिस्ट के, तो 6 वीडियो आपको वहाँ पे दिए हैं लिटरेरी टर्म्स में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।